Class 10 NCERT book First Flight Chapter 4 from the Diary of Anne Frank। हेलो एवरीवन, आज हम फर्स्ट फ्लाइट के 4 चैप्टर की समरी पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम ये चैप्टर की जो समरी है वो पढ़ें, हम इसमें ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। सो एनालिजे मैरी यानी कि एनी फ्रैंक जो थी, उनका जन्म कुछ 12 जून 1929 के आसपास हुआ और फरवरी या मार्च 1945 में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो उतना उनका लाइफ का वो दिखाया है। एक ये जो थी वो एक जर्मन मूल की क्या थी, लड़की थी, मतलब एक जर्मन बोर्न जेविश गर्ल थी। तो इन्होंने जो लिखना शुरू करा था, जो डायरी इन्होंने लिखनी शुरू करी थी, वो कुछ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नीदरलैंड पर जर्मन कब्जे के दौरान एम्स्टर्डम में अपने परिवार और 4 दोस्तों के साथ वो लोग छिपके रह रहे थे, तो वहां उन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो जर्मनी में नाजियों के सत्ता हासिल करने के बाद उनका जो परिवार था, जो पूरी फैमिली थी, वो एम्स्टर्डम चली गई थी। लेकिन जब नाजी का कब्जा नीदरलैंड तक बढ़ गया था ना, तो वहां पर वो लोग फंस गए थे। जैसे जैसे जैविश पॉपुलेशन पर अत्याचार बढ़ता गया, उनका परिवार जुलाई 1942 में उनके जो पिता थे ऑटो फ्रैंक जो थे, उन्होंने कार्यालय भवन के छिपे हुए कमरों में छिप गए। मतलब कमरों में ऐसे कमरे बने हुए थे, और ठीक है, जैसे खुफिया बने हुए होते हैं ना, उस तरीके से वहां वो छुप गए। तो 2 साल छिपने के बाद समूह को, मतलब जो युद्ध हो रहा था, उन लोगों को धोखा दिया गया इस तरीके से, मतलब उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश करी। तो उसको उनको इस प्रणाली में ले जाया गया कि जहाँ एनी की उसकी बहन मार्गोट फ्रैंक के कुछ दिनों के भीतर बर्गन बेल्जियम में टाइफस से मृत्यु हो गई थी। उसके पिता ऑटो उस ग्रुप के बचे हुए ऐसे बचे हुए व्यक्ति थे, जीवित बचे हुए। तो युद्ध खत्म होने के बाद वो क्या हुआ था, एम्स्टर्डम लौट आए थे। और उन्होंने क्या पाया कि उनकी जो डायरी थी एने फ्रैंक की, वो बच गई थी। वो ये मानते हैं कि एक अनोखा रिकॉर्ड था। उन्होंने इसे द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम से अंग्रेजी में प्रकाशित करने के लिए एक्शन लिया। ये डायरी एने फ्रैंक की उनके 13वें जन्मदिन पर उनको दी गई थी। इसमें 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 की एंड तक पूरा उनके लाइफ के बारे में जितने भी इंसिडेंट्स है ना, जो कुछ भी हुआ है, वो सब कुछ इसमें लिखा है। इसका जो मूल था वो डच से कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। और यहाँ और ये जो इनकी जो डायरी थी ना, ये दुनिया की सबसे ज्यादा भाषाओं में से एक बन गई है। मतलब इतनी ज्यादा लैंग्वेजेस में है, और पूरे वर्ल्ड में ही सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है। कई फिल्में भी हैं इसके ऊपर, टेलीविजन नाटक प्रस्तुतियां की गई है। यहाँ तक कि इस डायरी पर आधारित एक ओपेरा भी किया गया है। ठीक है। सो ये जो डायरी थी वो नाजी कब्जे के तहत दैनिक जीवन की एक अंतरंग परीक्षा प्रदान करती है। मतलब किस तरीके से पूरा वर्ल्ड वॉर हुआ था, कैसे लोगों के संग मतलब उनको अत्याचार हुए। तो एने फ्रैंक जो थी वो नरसंहार पीड़ितों में, मतलब जो भी उस युद्ध के दौरान मारे गए थे ना, और जिनके ऊपर इतना ज्यादा उतना मतलब अत्याचार किए थे, तो उनमें से उन सभी में से सबसे ज्यादा फेमस और चर्चित लोगों में से वो एक बन गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरा वो हाल अपनी डायरी में जो कुछ भी आप बीती थी वो उसके अंदर लिख दी थी। अब जो इसकी राइटर है यानी कि एनी फ्रैंक, वो कहती है कि मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए डायरी लिखना एक्चुअल में एक अजीब सा अनुभव है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा, बल्कि इसलिए भी कि मुझे ऐसा लगता है कि बाद में ना तो मुझे और ना ही किसी और को एक 13 साल की स्कूल जाने वाली छात्रा के बारे में जानने के लिए कोई मतलब दिलचस्पी होगी। मतलब वो ऐसा लिखने से पहले सोच रही हैं, मतलब वो अपनी डायरी में लिख भी रही है इस चीज को कि मतलब एक 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की के बारे में शायद कोई आगे जाके कोई क्यों ही पढ़ेगा, ऐसा क्या ही है। तो वो कहती है ओ ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लिखने का मन करता है और लिखने की जरूरत भी मुझे महसूस होती है, हो रही है, क्योंकि हाल ही में मेरे मन में बहुत सारे विचार थे और मुझे उन्हें दिमाग से निकालने की जरूरत थी। फिर एने फ्रैंक कहती हैं कि उनका मानना है कि कागज में लोगों की तुलना में विचारों को आत्मसात करने की क्षमता ज्यादा होती है। मतलब जो राइटर है हमारी, वो कह रही है कि मैंने उन दिनों में से एक पर इस कहावत के बारे में सोचा था, जब मैं थोड़ा उदास महसूस कर रही थी और अपनी ठुड्डी पर, मतलब अपनी चिन पर हाथ रखकर वो घर पर बैठी हुई थी। तो उस वक्त वो ये भी तय नहीं कर पा रही थी कि बाहर जाए या घर पर ही रहे। जब उसने घर पर रहने का फैसला किया तो वो उदास होकर गहरी सोच में बैठ गई। फिर उसने सोचा कि कागज में ज्यादा
पेशेंस होते हैं, और उसने वो सब कुछ लिखने का फैसला किया जो उसके दिमाग में आता है, क्योंकि उसका इरादा किसी को पढ़ने के लिए कहने का नहीं था। मतलब वो इसलिए नहीं लिख रही थी कि कोई उसकी लिखे हुए को पढ़े। ठीक है। जब तक जब तक कि उसे कोई सच्चा दोस्त ना मिल जाए। सच्चे दोस्त से इसका मतलब ऐसा दोस्त से था कि जिसके साथ वो अपने सारे राज बांट सके, अपने सारे सीक्रेट्स शेयर कर सके। जो राइटर है वो फिर से इस पॉइंट पर आती है कि जहां से उसने लिखना शुरू करने के बारे में सोचा था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अकेली है और उसके पास बात करने के लिए कोई दोस्त नहीं है। फिर जो हमारी राइटर है एने फ्रैंक, वो कहती हैं कि उसे एक फ्रेंड की ज़रूरत क्यों महसूस होती है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि उसके जैसी 13 साल की एक यंग लड़की इतनी अकेली है। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो वो एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि उसका एक प्यारा परिवार है जिसमें करीब 30 लोग हैं, जिन्हें दोस्त, प्यार करने वाली चाची और एक अच्छा घर कहा जा सकता है। ऊपर से देखने पर लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, सिवाय मेरे एक सच्चे दोस्त के। वो कहती है कि जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ ना, तो बस अच्छा समय बिताने के बारे में सोचती हूँ। मैं रोजमर्रा की जो भी जनरल चीजें होती हैं, उनके अलावा किसी और चीज के बारे में बात करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाती। काफी कोशिश करने के बावजूद भी हम करीब नहीं आ पाते। तो जो राइटर है उनको लगता है कि शायद वो अपनी निजी बातों को लेकर किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही हैं, जिसके कारण वो अपने दोस्तों के करीब नहीं आ पा रही है। उन्हें लगता है कि मौजूदा हालात को बदला नहीं जा सकता, और इसीलिए उसने अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को डायरी में लिखना शुरू कर दिया। मतलब कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जिससे वो अपनी जो पर्सनल चीजें हैं वो शेयर कर सके। जब कोई डायरी में लिख रहा होता है तो वो अपने बारे में सभी जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको औपचारिक तरीके से बताता है, जो कि हमारी राइटर है वो ऐसा करना नहीं चाहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने मित्र की छवि को बेहतर बनाना चाहती हैं। इसलिए उसने डायरी का नाम किटी रखा, ये उम्मीद करते हुए कि एक दिन कोई उसकी डायरी पढ़ेगा। वो सोचती है कि कहानी के बारे में विवरण दिए बिना लिखना अप्रभावी होगा, इसलिए ना चाहते हुए भी वो अपनी जिंदगी के बारे में एक ब्रीफ जो इंफॉर्मेशन है वो देती है। एनी फ्रैंक अपने सबसे प्यारे पिता के रूप में बताती है। कहती है कि उनके पिता ने उनकी माँ से तब शादी की जब वो 36 साल के थे और माँ 25 साल की थी। तो एने और उनकी बहन मार्गोट दोनों का जन्म फ्रैंकफर्ट में हुआ था। जैसे ही लेखिका 4 साल की हुई तो सितंबर में उसके फादर ने हॉलैंड चले गए थे, और उसके बाद उनकी माँ भी चली गई थी, जबकि मार्गोट और लेखिका को उनकी दादी के साथ रहने के लिए आशेन भेज दिया गया था। मार्गोट को दिसंबर में हॉलैंड भेजा गया था। उसके बाद फरवरी में लेखिका को भेजा गया, जिसे मार्गोट के जन्मदिन के प्रेजेंट एक गिफ्ट के रूप में लाया गया था वहां पे। मैंने जल्दी ही मोंटेसरी नर्सरी स्कूल से शुरुआत की। मैं 6 साल की उम्र तक वहां रही। छठे रूप में मेरी शिक्षिका और प्रधानाध्यापिका श्रीमती कुपेरस थी। साल के एंड में जब हमने वहां से विदाई ली, मतलब पढ़ने के बाद, जब 6 साल तक वहां पे पढ़े थे, 6 साल कंप्लीट होने के बाद जब उन्होंने वहां से विदाई ली, मतलब स्कूल छोड़ा था, तो वहां से छोड़ने के बाद हम दोनों की आंखों में आंसू थे। मतलब वो बता रहे हैं कि उनके और मेरी दोनों की आंखों में आंसू थे। 1941 की गर्मियों में दादी बीमार पड़ गई और ऑपरेशन करना पड़ा, इसलिए मेरा जन्मदिन अच्छे तरीके से नहीं मनाया गया था तब। तो जनवरी 1942 में दादी की मृत्यु हो गई। कोई नहीं जानता कि मैं कितनी बार उनके बारे में सोचती हूँ और अब भी उनसे कितना प्यार करती हूँ। इस साल मेरा जन्मदिन बड़े ही अच्छे तरीके से मनाया गया था, ताकि पिछले साल की जो भरपाई थी ना वो पूरी हो सके। साथ ही बाकी चीजों के साथ दादी की मोमबत्ती भी जलाई गई। फिर वो कहती हैं एने फ्रैंक की उसका जो परिवार है वो अच्छा कर रहा है, जो उसकी मतलब पृष्ठभूमि को दर्शाता है, और उसे 28 जून 1942 की प्रेजेंट डेट में लाता है जब वो अपनी डायरी लिख रही थी। अब वो अपनी डायरी में क्या लिखती हैं कि डियरेस्ट किटी कहकर लिखना शुरू करती हैं, और कहती हैं कि कैसे उसकी पूरी जो क्लास है वो अपने
रिजल्ट्स को लेकर घबराई हुई थी। इसका निर्णय शिक्षकों जो टीचर्स थे उनकी एक मीटिंग हो रही थी, तो उसके द्वारा मतलब रिजल्ट डिक्लेयर होना था, जिसमें वो उन छात्रों का चयन करेंगे, उनको चूज करेंगे जिन्हें नेक्स्ट क्लास में ले जाया जाएगा। कई सारे स्टूडेंट्स दाव लगा रहे थे और कुछ लोगों ने अपनी पूरी गर्मियों की बचत दाव पे लगा दी थी। वो और उसकी दोस्त जी जो थी वो घबराए हुए लड़कों का मजाक भी उड़ा रहे थे। वो एक दूसरे से कहते कि मैं पास होने वाला नहीं हूँ, जबकि दूसरे लोग उन्हें सांत्वना देकर कहते हाँ आप ऐसा करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे। जी जी जो थी वो विनम्र थी, क्योंकि उसने उन्हें शोर मचाने से रोकने की कोशिश की, जबकि एनी ने उन्हें डांटा, लेकिन इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। एनी के अकॉर्डिंग लगभग एक चौथाई कक्षा को उत्तीर्ण, मतलब वो एनी जो थी उसका ये मानना था कि 1/4 क्लास को मतलब उनका रिजल्ट क्लियर नहीं होना चाहिए था, मतलब पास नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो शायद ही कोई मतलब रिएक्शन देते, कोई प्रतिक्रिया देते हैं या किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, मतलब वो हिस्सा नहीं लेते थे, तो इसलिए वो कहती थी कि इतने बच्चों को मतलब पास नहीं किया जाना चाहिए। वो उन्हें डमीज कहती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो टीचर्स हैं उनका जो फैसला होगा वो भविष्यवाणी, क्या होगा उनका फैसला वो मतलब कोई नहीं कह सकता। राइटर कहती हैं कि उसे अपने दोस्तों की चिंता नहीं है, क्योंकि उसे यकीन है कि वो पास हो जाएंगे। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के बारे में एक निश्चित वो मतलब श्योर नहीं है, और वो है मैथ्स। ऐसा लगता है कि वो इस टॉपिक पर या सब्जेक्ट पर कठिन समय बिता रही हैं, लेकिन वो बस नतीजों का इंतजार कर सकते थे और अपनी जो उम्मीद है वो खो नहीं सकते थे। वो बताती हैं कि कैसे मैथ्स के प्रोफेसर को छोड़कर उनके सभी टीचर्स के साथ उनके जो रिलेशन है वो कितने अच्छे हैं। वो टोटल 9 है, जिसमें से मतलब उनके जो टोटल टीचर्स हैं वो 9 टीचर्स हैं, जिसमें से 7 तो मेल टीचर्स हैं और 2 फीमेल टीचर्स हैं। मिस्टर कीजिंग मैथ्स पढ़ाने वाले बूढ़े व्यक्ति हैं जो मुझसे बहुत टाइम से नाराज थे, क्योंकि मैं बहुत बातें करती थी। कई सारी वार्निंग्स के बावजूद मैंने उनकी क्लास में बात करना बंद नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे सजा के रूप में ज्यादा होमवर्क दिया गया, और जिसमें से पहला था चैटर बॉक्स पर एक ऐसे लिखना, जिसके बारे में मुझे लगा कि ये लिखने के लिए एक अजीब टॉपिक है, क्योंकि कोई इसके बारे में क्या ही लिख सकता है। मैंने उस टॉपिक को अपनी नोटबुक में लिखा और अपने बैग में रख लिया और चुप रहने की कोशिश की। उस शाम जब मैंने अपना बाकी का होमवर्क पूरा कर लिया, तो निबंध के बारे में नोट पर मेरा ध्यान गया। मैं अपने फाउंटेन पेन की नोक चबाते हुए इस टॉपिक पर सोचने लगी। अब इससे क्या पता लगता है कि जो राइटर थी वो बहुत ज्यादा गहरी सोच में थी, जबकि कोई भी पढ़ने भरने के लिए लिखी गई सामग्री का उल्लेख कर सकता था, है ना। मतलब वो बातचीत के समर्थन में जो एक पूरा सॉलिड सा जो पॉइंट होता है वो शो करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि वो एक स्टूडेंट के रूप में खुद को बेहतर बनाना चाहती थी, लेकिन बातचीत एक ऐसी चीज है जिसे पूरी तरीके से खत्म किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसे ये अपनी माँ से विरासत में मिला था, और इस तरह उसने इस टॉपिक पर 3 पेज लिख डाले। मिस्टर कीजिंग को एनी की जो आर्ग्यूमेंट्स थी, जो दलीलें थी, उस पर बड़ी ही उनको मतलब काफी मजेदार लगी। लेकिन जब उसने नेक्स्ट लेसन में भी बात करना बंद नहीं किया, तो उन्होंने सजा के तौर पर उसे एक और ऐसे लिखने को दे दिया। अब इस ऐसे का नाम क्या था, एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, जिसका मीनिंग था बुरी आदत को बदलना मुश्किल है। तो प्रोफेसर ने उसे इस टॉपिक पर इसलिए लिखने को दिया, क्योंकि ये जो पाठ के दौरान जब एने बीच में लगातार बकबक करती रहती थी, उससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। इसके बाद प्रोफेसर ने उससे कुछ टाइम तक कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसने अपना पेशेंस खो दिया उनके प्रोफेसर ने, तो उसने उसे सजा के रूप में क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स टॉपिक पर एक और ऐसे लिखने को दे दिया। जब प्रोफेसर ने उसे तीसरी बार डांटा और सजा दी, तो पूरी क्लास जोर से हंसने लगी। इसी वजह से जो राइटर थी एनी थी, उनको भी हंसने का नाटक करना पड़ा। इसी तरीके के टॉपिक्स पर 2 बार लिखने के बाद मेरे जो विचार थे, मतलब जो एनी फ्रैंक कह रही कि मेरे जो विचार थे ना वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। इस तरह की
उनकी दोस्त सने, जो कविता में अच्छी थी, मतलब अच्छा लिख लेती थी, तो उन्होंने उसे कविता में लिखने में मदद करने की पेशकश की। ये जो ऐसे था वो एने को शर्मिंदगी महसूस कराने के लिए था, लेकिन उसने ये सुनिश्चित किया कि वो एक प्रभावी, मतलब एक अच्छे तरीके से इसका जवाब देगी। तो फाइनली राइटर ने अपना तीसरा ऐसे जो था वो कविता के रूप में लिख लिया, जो कि अच्छा साबित हुआ। उन्होंने इसमें व्यंग्य लिखा था कि एक हंस पिता ने अपने 3 बतख के बच्चों को उनके शोर मचाने की वजह से काट कर मार डाला था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि प्रोफेसर ने इसे हल्के में ले लिया। प्रोफेसर ने एक साथ अपनी टिप्पणियां देते हुए पूरी कविता कक्षा के सामने सुनाई। तो राइटर की जो किस्मत थी वो अच्छी थी कि उन्होंने सजा के तौर पर इस घटना के बाद बिना किसी होमवर्क के बात की। इसके अलावा मिस्टर कीजिंग ने क्लास के सामने हर समय चुटकुले सुनाना शुरू कर दिया था। आपकी अपनी एने। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.